जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। वो रात वैलेंटाइन डी की रात थी। डीजे कॉमन रूम में मुनक्किद ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी, जो लड़कियों ने मिलकर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। इसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर न लेती इसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सिलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। वो धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। इसने काजल की सिलाई नीचे की और पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बालकनी में रोशनी थी। जैसे इसने दरवाज़ा खोला बालकनी तारीक हो गई। गालिबन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? इसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों सम देखा। हर सू खामोशी थी। बालकनी वीरान थी। वहाँ सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानिया खड़ी रही, फिर धीमे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि ओह नहीं! इसके लबों से एक ताई हुई करहा निकली। चौखट पे इसके कदमों के साथ सफ़ेद गुलाबों का बुके और एक बंद लिफाफा रखा था। वो झिककी, दोनों चीज़ें उठाई और जारहाना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चौकोर कागज़ निकला और चेहरे के सामने क्या, हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसने लब भींचकर तनफर से वो तहरीर पढ़ी और फिर बेहद गुस्से से कागज़ मरोड़कर गुलदस्ते समेत पूरी कुव्वत से राहदारी में दे मारा। आउच! वो वापस मुड़ने ही लगी जब किसी की बौखलाई हुई आवाज़ सुनी। इसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज़ सीधे हाथ साथ वाले कमरे से निकलते मोहतसिम को जा लगे थे और इससे टकरा कर अब इसके कदमों में पड़ गए थे। ये क्या है? वो हक्का बक्का खड़ा था। आई एम सॉरी मोहतसिम, वो शदीद बेजारी से बमुश्किल ज़ब्त करके बोली। मोहतसिम को वजाहत देने का सोच कर ही उसे कोफ्त होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए, बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मनाना और इनको डस्टबिन में फेंक देना। वो एक हाथ दरवाजे पर रखे, दूसरे में काजल पकड़े ज़रा रखाई से बोली। मोहतसिम ने चुप कर वो कागज़ उठाया और सीधे होते हुए इसकी शानें दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को कोफ्त होने लगी। मैं कह रही हूँ ना सॉरी। वो जो गदरे भवें सुकेड़े कागज़ को देख रहा था चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं इट्स ओके, मगर ये तुम्हें समाजी में कोई तंग कर रहा है? वो तहरीरी निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा है। लंबी कहानियाँ जाने दो, इसको कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मज़ीद मुरवत का मुजाहरा किए बगैर दरवाज़ा बंद करने लगी थी जब वो हौले से बोला, ये क्या गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था इसकी आवाज़ में। दरवाज़ा बंद करते हया रुकी, फिर पट नीम वाग किया और बालकनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज़ को देखते हुए बोली। मोहतसिम कागज़ के निचले दाएं तरफ के किनारे पर उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? शायद फूलों में पानी था। हया ने मकानिकी अंदाज में नफ़ी में गर्दन हिलाया। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मुहर बंद था। मोहतसिम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस को अंदर खींची। सिट्रस, लेमन, लाइम। वो मुतबस सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने इसके निचले किनारे पर लेमन का रस लगाया है। फिर इसने ज़रा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दे बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मुतसिम कदरे झटका, फिर कागज़ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की कुर्सियां आमने सामने रखी और फिर टाली की मेज़ पर चीज़ें उलट पुलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में नींबू के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज़ की दराज खोलकर एक कुछ ढूंढ रही थी। मोहतसिम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं और इनमें से अक्सर आग वाले होते हैं। फ़लस्तीन में बहुत आग है, शायद तुम ना समझ सको। चलो आज इन तुर्कों के खेल इस्राइली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकाल कर इसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और लाइटर इसकी तरफ बढ़ाया। मुतसिम ने लाइटर का पहिया अंगूठे से दबाकर घुमाया तो आगे का नीला शोला जल उठा। एहतियात से, वो बेख्तियार कह उठी। मुतसिम ने जवाब नहीं दिया। वो ख़त के नम हिस्से को, जो अभी तक नहीं सूखा था, शोले के करीब लाया। ज़रा सी तपिश मिली और अल्फाज उभरने लगे। बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेज़ी में 3 लफ्ज़, ARP। वो हर्फ एन फ्राम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। दोनों चंद लम्हा कागज़ के टुकड़े पे उभरे
حروف کو دیکھتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ARP؟ عرب؟ کیسا لفظ ہے یہ؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام؟ کیا ARP کوئی ترک نام ہے؟ معلوم نہیں۔ معتصم نے شانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر معتصم کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پہ رکھا۔ وہ جو بھی ہے، شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو معتصم۔ معتصم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کینچر سست روئی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پر رک کے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھے گئی، پھر بے اختیار کسی میکانکی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پہ وہ 3 حروف اتارے، ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی دیر سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دو پل مزید گزرے اور زوردار ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کٹاکٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4 چمچ سرخ مرچ ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے، ٹھیک؟ وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں ٹھیک، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے روندی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگڑیں۔ حیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پر جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیض پہ ڈھیلا ڈھالا سا سبز سویٹر پہنے ہوئی تھی، جس کی آستین اس کی کونیوں تک موڑی رکھی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پر لٹکا تھا اور چند لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھیں۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کی کچن میں موجود تھیں۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام کو اپنے گھر میں دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گے۔ اکثر شام ہی وہ دونوں حالے کو لے کر انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھیں۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پر مشتمل وہ چھوٹا مگر بےحد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ ہی بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ پینٹنگ جو ہچی لائے تھے انڈیا سے، اندر لاؤنج میں انجم باجی کو حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی۔ ڈی جے، یہ جیت جی کا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی، حیا پتیلے کا ڈھکن بند کر رہی تھی۔ آہٹ پر پلٹی اور مسکرائی، بس دم دے رہی ہوں۔ بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھنا تھا۔ وہ جاوید بھائی آ گئے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، اب کہیں جا کر وہ ٹماٹر تک پہنچی تھی۔ بس آنے والے ہیں، لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو۔ نہیں میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے جتاتی نظروں سے اسے گھورا۔ آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے، لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ۔ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ حالے اس خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلاؤ سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹس نکالنے لگی اور انجم باجی رائتہ بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پہ بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا اور چھری رکھ کر دبائی۔ وہ سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رس بائیں ہتھیلی کی پشت پہ بہہ گیا، جہاں کاجل سے لکھے 3 بڑے بڑے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز سے اسے ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی، دہی کو کانٹے کی مدد سے پھینٹیں۔
अंजुम बाजी ने हाथ रोककर उसे देखा। आपने किसी अरब के मुतालिक सुना है? अरब? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया। जी अरब, ARP। इससे वजाहत के लिए हिज्जे करके बताया। ओह नॉट अगेन हयास प्लीज। हाले जो सिंह के आगे खड़ी थी कदरे उकता कर पलटी। इसके हाथ में जाग भरा स्पंज था जिसे वो प्लेट पे मल रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई हो। इसके अंदाज में खफकी भरा एहतजाज था। मगर हाले अब के वो उलझी थी। ये मौजू तो इसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस भी नहीं किया था। फिर इससे कहा था ना ये सब बेकार की बातें हैं। मगर मैंने पूछा ही क्या है? ARP रहमान पाशा। और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है। यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब इसके बाद मैं इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी। हालिया पलट कर झाग से भरे प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो हैरतों के समंदरों में घिरी जा रही थी। ARP अब्दुर्रहमान पाशा। ओह ये ख्याल से पहले क्यों नहीं आया? ओके ओके। वो बज़ाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी। मगर इसके जहन में बहुत से ख्याल गडमड हो रहे थे। हाले और रेहान दोनों एक जैसे थे और अपने इस्तांबुल के दिफा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे। उसे यकीन था मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा और इसे इस किसी की तलाश थी। वो मेज़ लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो PhD कर रहे थे और समाजी में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश अखलाक से देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तान प्रोग्रामों के शौकीन और पुरसत्तार। टीवी के साथ रैक में अनकही तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा, अलिफ नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DVDs कतार में सजी थीं। इन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तखातब बहुत दिलचस्प था। जवेद जी और अंजू जी। इससे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थीं। जब हया पानी रखने मेज़ पर आई तो जावेद भाई को तन्हा बैठे पाया। वो किसी किताब की वर्ग गिरदानी कर रहे थे। जावेद भाई। वो गड़बड़ा कर तस्दीक करती इनके सामने कुर्सी खींच कर बैठी और मोहतात ने गाँव से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी पूछिए। वो फ़ौरन किताब रखकर सीधे हो बैठे। इस्तांबुल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुर्रहमान पाशा नाम का। आप उसे जानते हैं? वो मोहतात सी कुर्सी के किनारे टिकी भूलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा? वो बेऔकता वाला। और हया को लगा उससे इसके जवाब मिलने वाले हैं। जी जी वही। वो खासा मशहूर है। हाँ सुना तो मैंने भी है। बेऔकता में इसका काफ़ी होल्ड है। वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है? असलहा स्मगल करता है? एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी? वो किसियात से मुस्कुराए। यानी कि वो वाक़ई माफ़िया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप एतराफ़ नहीं करना चाह रहे। इसने अंधेरे में तेल जलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता। इन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफ़्फ़तन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पर टिकी थी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? अंजुम बाजी सुर्ख भर्जों का चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। इनके हाथ में खाली चमचा था। मिर्चें? इतनी मिर्चें हैं या? नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फेंकी होती हैं। तो मैंने सिर्फ 4 चमचे। इनकी आंखें फैल गईं। ये तुर्की की नहीं, खालिस मुंबई की मिर्चें हैं। मैं सारे मसाले वहीं से लाती हूँ। ओह नहीं। इसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा जबकि डीजे हंस हंसकर दोहरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से ज़रा टूटा था। इस सुबह भी सुनहरी सी धूप टाक्सिम स्क्वायर पे बिखरी थी। मुजस्समा आज़ादी के गिर्द हर सू सोने के ज़रात चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से सड़क के किनारे चल रही थी जब डीजे ने पूछा, हया ये टाक्सिम नाम कितने मज़े का है। इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मेयर हूँ, जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था कि ये टाक्सिम अरबी का लफ्ज़ है और इसके मायने शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकल कर सारे शहर में बढ़ जाती हैं। तुम्हें अरबी आती है? इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो टाक़सिम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है और अरबी में बाँटने को तक़सीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बेख्तियार सर पे हाथ मारा। ओह! टाक़सिम यानी तक़सीम। अगर गोरों की तरह मुँह टेढ़ा करके पढ़ो तक़सीम ताक़सीम या टाक़सिम बन जाता है। टाक़सिम। वाह! वो दोनों इस बात पे खूब हँसती हुई आगे बढ़ने लगीं। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तिक़लाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। इस्तिक़लाल जदसर स्ट्रीट ताक़सिम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो अगली दोनों एतराज़ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची ऊंची इमारतों से घिरी थी।
गली बेहद लंबी थी, वहाँ इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा था। बहुत से सामने की तरफ जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज़-तेज़ कदम उठा रहा होता। गली के दरमियान एक पटरी बनी हुई थी, जिस पर एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा-सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ़्तार से दुगनी रफ़्तार से चलता और गली के एक सिरे से दूसरे तक पहुँचा देता। इस गली को ख़त्म करने के लिए भी घंटा तो चाहिए था। वहाँ दोनों अतराफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कमकमे लगे थे। बाज़ार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, डिज़ाइज़ वेयर, गर्ल्स हर किस्म की दुकानें वहाँ मौजूद थी। चंद रोज़ पहले वो इधर आईं तो सिर्फ़ फ़िन शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुज़र गए और तब भी वो इस्तिक़लाल जदीसी के दरमियान पहुँची थीं, सो थक कर वापस सो गईं। हया, तुमने देखा, इस्तिक़लाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी देर बाद प्रेयर हॉल ज़रूर है। बड़े नेक हैं वही तुर्क। वो दोनों तंज़ियाँ हँसी और फिर मुतलाशी निगाहों से इधर-उधर देखने लगीं। इस्तिक़लाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जिहान से मिलना था और वो सिर्फ़ इसके लिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाएँ, और मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो सोचा कहकर इससे मुलाकात का बहाना ही ढूँढ लें। वो दोनों साथ-साथ तेज़ रफ़्तार से चल रही थीं। वहाँ तेज़ हवा तेज़ थी और हया के खुले बाल उड़-उड़ कर इसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बार-बार जैकेट की जेब से हाथ निकालती और इन्हें कानों के पीछे उड़ती। तभी इसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई, और इससे पहले कि वो दरवाजे पे हाथ रखती, दरवाज़ा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जेहान था। वो उसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो इसके सामने से आता साथ से गुज़र कर निकल गया तो वो पलट कर देखने लगी। डीजे ने उसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चलती गई और लोगों के रेले में आगे बढ़ गई। हया यूं ही अपने घुटनों तक आते स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले से देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो इसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे। रेहान इससे दूर जा रहा था। इसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी, कोट स्कर्ट में मलबूस, अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जूड़े में बांधे। वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी। रेहान ने उसे नहीं देखा। उसे यकीन था। वो दौड़कर इनके पीछे गई। वो दोनों बहुत तेज़ चल रहे थे। इनकी रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़की हाँफने लगी थी और मुश्किल वो इनके ऐन उकब में पहुंच पाई। लड़की बुलंद आवाज़ में सर हिलाती कुछ कह रही थी। रेहान भी खासा झुंझलाया हुआ जवाबन सर हिला रहा था। वो तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी ज़बान, वो फ़ैसला न कर पाई। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे-लंबे फ़िक्रे बो रहे थे और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फ़िक्रे छोटे होते थे। बस फ़ेल इस्तेमाल किया और इसके आगे पीछे साबके लाहके लगा-लगा कर एक बड़ा लफ्ज़ बोल दिया जो मायने में कई फ़िक्रों के बराबर होता। रेहान, रेहान! वो शोर में बेमुश्किल इतनी आवाज़ से उसे पुकार पाई कि वो सुन सके। इसकी तीसरी पुकार पे वो रुका। लड़की भी साथ रुकी। वो दोनों एक साथ पलटे। जेहान! इसके होंठ जेहान को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। क्या मसला है? इसने संजीदा उखड़े-उखड़े अंदाज में आबरू उठाए। इसके चेहरे पर इतनी सख्ती और नागवारी थी कि हया की मुस्कुराहट में खिलते लब बंद हो गए। इसका रंग फीका पड़ गया। मैं हया। वो बेयकीनी से बिना पलक झपके उसे देख रही थी। उसे शक गुजरा कि जेहान ने उसे नहीं पहचाना। हाँ तो फिर, वो भवें सुकेड़े बोला। वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदीदगी से हया को देख रही थी। फिर हया ने भी यकीनी से ज़ेरे लब दोहराया। वो शशद सी जेहान को देख रही थी। कोई काम है? कोई काम है? वो मुश्किल ज़ब्त कर कर बोली। हया ने धीरे से नफ़े में सिर हिलाया। इसमें बोलने की ताकत नहीं रही थी। तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। वो शाने झटक कर पलटा। लड़की भी एक अचकती निगाह इस पर डाल कर मुड़ गई। इस्तिक़लाल स्ट्रीट पर लोगों का रेला आगे बढ़ता गया। रेहान, सिकंदर और इस लड़की के पीछे बहुत से लोग इस संग जा रहे थे। कितनी ही देर वो साकित खड़ी बहुत से सिरों की पुश्त के दरमियान और इन दोनों को दूर जाते देखती रही। इसकी पलकें झपकना मुश्किल हो गई थी। इन दोनों के सरापे हजूम में गुम हो रहे थे। वो दो नुक्ते बनते जा रहे थे, मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया, हया! डीजे कहीं दूर उथल-पुथल सी सांसों के दरमियान चिल्ला रही थी, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो इसी तरह भीड़ के दरमियान पत्थर हुई खड़ी इसी से देख रही थी। वो बहुत दूर जा चुके थे। साकित पुतलियों में अब दर्द होने लगा था। बिलाखिर बोझ से इसकी पलकें गिरी और झुक कर उठी तो मंज़र भीग चुका था। इसने फिर से पलकें झपकाईं
تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخساروں پہ گرنے لگے۔ سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا، مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اس کا تعاقب بھار گیا تھا۔ وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے، وہ اپنا منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی تھوڑی سی نیچے گردن پہ لٹک رہے تھے۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ڈی جے نے نڈھال سی آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے، وہ اسی سمت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈھکن کھولا، دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی۔ ٹرے پہ بھوری خستہ گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی۔ ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلتی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پہ رکھی۔ وہ سفید ڈھیلی سی آدھے بازوں والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا اور الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی۔ ٹی شرٹ کے اوپر پہنے ایپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے۔ معتصم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا۔ ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے بنٹیز اور رنگ برنگی بینز کے پیکٹ کھول کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی۔ ہر رنگ کے بینز، کینڈیز اور سرخ بینز کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کی بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی جالی سے سجا تھا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس کے جنجر بریڈ کے 6 کے 6 بیک ہو چکے تھے۔ 4 دیواروں کے لیے اور 2 مخروطی چھت کے لیے۔ آؤ اس کو جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو معتصم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آ گیا۔ ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں سے مستطیل دروازہ کاٹ رہی تھی۔ حیا اور معتصم نے احتیاط سے دیواریں متصل کھڑی کیں اور ان کے جوائنٹ پہ بطور گم مخصوص سیرپ لیپ اور دیا اور بہت آہستہ سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ دیواریں سیدھی کھڑی رہیں، سیرپ نے ان کو چپکا دیا تھا۔ زبردست، وہ پرجوش ہو گئی۔ اس کا گھر بن رہا تھا۔ یہ خیال ہی اس کی تھکاوٹ بھگا کر لے گیا۔ وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگیں۔ حیا کے ماتھے سے جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی، وہ بار بار اسے پیچھے ہٹاتی۔ انگلیوں پہ لگے چاکلیٹ سیرپ کے دھبے اس کے رخسار پر لگ گئے تھے، مگر وہ پرواہ کسے تھی؟ 4 دیواریں بن گئی تھیں۔ اب انہوں نے 2 متصل ٹکڑوں کو اوپر الٹے وی کی طرح رکھا اور جوڑ پر سیرپ لگایا۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ چھت برقرار رہی، سیرپ سوکھنے لگا تھا، چھت مزید مضبوط ہو گئی۔ حیا، تم گریٹ ہو۔ وہ بھورا سا گھر بنا رنگ یا آرائش کے بھی اتنا حسین لگ رہا تھا کہ معتصم بے اختیار ستائش سے نہ بولا۔ مجھے پتہ ہے، وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب رنگ برنگی کینڈیز اور جالی سے دیواروں کو سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کے مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چوکھٹ بنائی اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ، شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کی سوراخوں سے سفید زرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پہ برف باری ہونے لگی اور اب ہلکی سی سفید چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پر بیٹھنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی۔ گھر برقرار رہا۔ یہ اس کی 4.5 گھنٹے کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نسخ سے تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف ہولیے ایپرن اور چہرے پر لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں سجے جنجر بریڈ ہاؤس پہ تھی۔ وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پر گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پول بنے تھے۔
درمیانی میز پہ گیٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایگزیبیشن اسٹوڈنٹ آ چکے تھے، وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ معتصم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پر کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں میں ٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا، اور حیا کو پتہ تھا وہ ہسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واؤ! بے اختیار بہت سے لوگوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا، اسے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے پہ کھڑی تھی، دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پہ لے آؤ۔ معتصم بڑی میز سے گفٹس، کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے، دائیں ہاتھ سے دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کی نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اوہ نو! بہت سی دل عزیز چیخیں بلند ہوئیں، اور ان میں سب سے دل خراش چیخ اس کی اپنی تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھٹکی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پر جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی، بنٹیز اور جالیز ادھر ادھر بکھر گئیں۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیز کا ملبہ پڑا تھا، اور وہ سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں وہ اس ملبے کو دیکھتے گئی، پھر اس کے پائے نظر آتے جوگز کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی شوق سے ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار سے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں، مجھے نہیں پتا کہ تم سامنے ہو گاڈ۔ تعصب ملال کے مارے وہ کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم لب بھیج گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحریر کی جگہ غصے نے لے لی، خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کے گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا ہوا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھیجے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھی اور کنپٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور معتصم بھی اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کے، مگر وہ تمام متاسف کھڑے طلباء سمجھ گئے تھے کہ وہ کچھ کہہ رہی ہے۔ حیا، جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ میرا نام بھی مت لو۔ اس سے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی، ایپرن ایک طرف اتر کر پھینکا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا۔ وہ تیزی سے چکردار سیڑھیاں اترنے لگی، آنسو اس کے چہرے پہ بہہ رہے تھے۔ آخری سیڑھی پھلانگ کر وہ اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پہ تیزی سے چلنے لگی۔ باہر تیز سرد ہوا تھی، ہلکا ہلکا سا قہر ہر سو چھایا ہوا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی تھی۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے سماچی کی مصنوعی جھیل تھی۔ جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی، پھر بھی فاصلے فاصلے پہ بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے رک گئی، تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی، ڈھیلا جوڑا آدھا کھل کر کمر پر گر گیا تھا۔ وہ تھکی ماند سی گھاس پہ بیٹھ گئی اور سلپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا، گویا چاندنی کا ایک بڑا سا ورق سیاہ پانی پہ
तैर रहा था। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसलकर झील की चांदनी में गुम हो गए तो इसने कदमों की चाप सुनी। कोई इसके साथ आ खड़ा हुआ था। इसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटता संजीदा सा इसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि इस रोज़ काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया। मगर वो चुपचाप पे आवाज़ रोती उसे देखे गई। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैंने तुम्हारी इतने नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी दानस्त में बहुत तेज़ चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया। तुम्हारी सारी रियासत ज़ाया कर दी। शायद वो सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था, ये शायद इनके ताल्लुक की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी, मगर मैं दावा कर दूंगा, मैं दावा। इसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे जिंजर ब्रेड हाउस बना कर ला दूंगा। और इसका दिल चाहा वो फूट फूट कर फिर से रोते। माय फुट जहान सिकंदर, वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकाल कर स्लिपर्स में डाले। मेरी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड से बड़े मसले हैं। वो तेज़ी से पलटी तो ढीले जूड़े का आखिरी बल भी खुल गया और सारे बल आबशार की तरह कमर पर सीधे गिरते गए। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती ऊपर ढलान पर चढ़ने लगी। जिहान लब लब काटता उसे दूर जाते देखता रहा। वो तकिए से टेक लगाए पाँव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बैंक पे टाली मुंह पे तकिया रखे सो रही थी। चेरी स्टडी रूम में थी। खतीजा नीचे अपने बैंक की कुर्सी पे बैठी मेज़ पर रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से ख़राब नहीं हुआ। इसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से ख़राब हुआ है। तुमने अपने कज़िन के साथ अच्छा नहीं किया। इसका कसूर नहीं था, इसने तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा जब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़िन को वेलकम करती तो हम इसी टूटे जिंजर ब्रेड को यादगार बना लेते। इसे एक दूसरे के चेहरों पे मिलते, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और कुछ ना करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमे होते हैं, सदियों के लिए अपना निशान छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पे निगाहें जमाए डीजे ने तेज़ी से कुछ टाइप करती कह रही थी। हया इसी तरह बबल चबाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो। किस तरह मैंने बमुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफतन हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब नीचे स्क्रीन को देखा। वहाँ जेहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद न कर सकी। क्या है? इसने फ़ोन कान से लगाकर बहुत आहिस्ता से कहा, अभी तक खफा हो? वो एकदम इतनी अपनायत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। हलक में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है। मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालमे मत भूलो। मुझसे अब सर्दी में नहीं खड़ा हुआ जा रहा। फ़ौरन बाहर आओ। वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए। तुम्हारे रूम के बाहर बिल्कुल बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यहीं हो? वो फ़ोन फेंक कर उठी, तेज़ी से सीढ़ियाँ फैलांगती नीचे उतरी और तोड़कर दरवाज़ा खोला। वो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। उससे देखकर मुस्कुराया। उफ जेहान। हया दरवाज़ा बंद करके इस तक आई। इसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा स्याह स्वेटर पहन लिया था और बालों का फिर से ढीला जूड़ा बांध लिया था। आंखें हवस मतरूम थी। आंखें होश मुतवर्रम थी। कब से खड़े हो इधर? वो खफगी से कहती इसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा इनको हल किए बगैर न जाऊँ। चाहे चाय तो नहीं पिलाओगी? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि वो सारी तिल की बुलाकर हंस दी। आओ तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ, तुम्हारे तकी की सौगात है। वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी सेब वाली चाय नहीं पी थी। वो दोनों साथ साथ अंदरूनी सीढ़ियाँ उतरने लगी और हम यहीं पीकर पड़े हुए हैं। कितना फ़र्क है ना हम में। वो शायद यूं ही बोला था, मगर किचन का दरवाज़ा खोलते ही मैंने मुड़कर उसे देखा ज़रूर था। हाँ, बहुत फ़र्क है हम में। इसने तस्लीम कर लिया था। इसने हार मान ली थी और इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद। फिर डीजे की सुनहरी अकवाल भी ना। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। एप्पल टी तो ख़त्म है, अब सादा चाय पियो। इसने कैबिनेट खोल कर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूस सी
मायूसी से बताया। दूध निकालो, मैं चाय का पानी चढ़ाता हूँ। वो आगे बढ़ा, देगची ढूंढ ढांड कर निकाली, इसमें पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पर चढ़ाई और चूल्हा जला दिया। वो ऐसा ही था, फौरन उसे काम कर देने वाला। इसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत से लगते थे, काम के, मेहनत और मशक्क़त के आदी। वो इस्तांबुल की वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था और वो स्लेब पे रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने दो जियान, मैं कर लूँगी, तुमने करने होते तो अब तक कर चुकी होती। अब इससे पहले कि पानी सूख जाए दूध डाल दो, बल्कि मुझे दो। इसने प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डब्बा उठाया और खुद ही देगची में उंडेल दिया। वो उसे देख कर रह गई। वो खुले नल तले प्लेट खंगाल रहा था, जीन्स और जॉगर्स पहने, स्वेटर के आस्तीनों कोहनियों तक मोड़े। वो टाक्सिम्स कॉलेज की मेट्रो में मौजूद इस एग्जीक्यूटिव से कतई मुख्तलिफ लग रहा था, जिसे चंद हफ्ते कबल हया मिली थी। हया, हया। डीजे हवास भागते से चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फ़ोन मर जाएगा बज बज कर। ओ अस्सलाम वालेकुम। जेहान को देखकर वो गड़बड़ा गई। वालेकुम अस्सलाम। जेहान ने पलटकर उसे जवाब दिया। तुम्हारा फ़ोन। वो हया को फ़ोन थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा, 5 मिस्ड कॉल्स, तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर। इसी वक्त इसका मोबाइल फिर बजने लगा। इसने स्क्रीन को देखा, वही तुर्की का नंबर। इस बार इसने कॉल वसूल कर ली। हेलो। जब वो बोली तो इसकी आवाज़ में तसव्वुस था। हया सलमान बंदे को अब्दुर्रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे पहचान गए होंगे। वो शिस्ता उर्दू में कह रहा था। इसकी आवाज़ में मुंबई के बासियों का तीखापन था और लहजा बहुत ठंडा। हया का रंग फीका पड़ गया। इससे पलके उठाकर जेहान को देखा। वो बहुत गौर से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। रॉन्ग नंबर, इससे कहकर फ़ोन रखना चाहा, मगर वो आगे बढ़ा और मोबाइल इसके हाथ से ले लिया। कौन? वो फ़ोन कान से लगा कर बोला तो इसके चेहरे पे बेपनाह सख्ती थी। कौन? इसने दोहराया। शायद दूसरी जानिब से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ध्यान लब भींचे चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा, फिर इसने फ़ोन कान से हटाया, बंद कर दिया। इसने मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए जांचती मशकूक निगाहों से देखा। कौन था? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताता? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब संभल चुकी थी। हम्म, तुम्हें कोई तंग तो नहीं करा? फिर जैसे वो चौंका। वो फूल पता नहीं कौन है। इसने शाने झुकाए। जाने दो, हर इस मिनट एक जुर्म हुए। हम इसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो हरासमेंट एक जुर्म है, हम इसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोच कर बोला। किसी मसले का जहान सिकंदर के पास ना हो, ऐसा मुमकिन था भला? जाने दो, मैं उसे ज़्यादा अहमियत नहीं देती, खुद ही थक कर रुक जाएगा। गो के वो मुतमईन नहीं हुआ था, मगर सिर हिलाकर पलट गया और नल फिर से खोल दिया। हया ने मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर जेब में डाल दिया। वो इस नाजुक रिश्ते में मजीद बदगुमानी की मुतहम्मिल ना थी। चूल्हा क्यों बंद कर दिया? अभी पकने देती, मैं ज़्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। इसी पल चूल्हा बंद हुआ तो वो चौंका। मैंने नहीं बंद किया, ये ऑटोमेटिक है। हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाता है। अब 10 मिनट बाद खुद ही जल उठेगा। ये अच्छा काम है। उसे जैसे कोफ्त हुई। फिर आखिरी बर्तन खंगालते हुए वो बार बार चूल्हे को सूझती नज़रों से देखता रहा। जो बर्तन धुल गए तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। बर्तन धुल गए तुम्हारे। अब तुम्हारी ज़िंदगी के अगले मसले को हल करते हैं। इसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। मेरी ज़िंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं हैं जो तुम हल कर लो। अच्छी भली ज़िंदगी है तुम्हारी, क्या मसला है तुम्हें सिवाय इस बेकार चूल्हे के? कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाए झुक कर स्विच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं है। ये नामुमकिन है कि किसी मसले का हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। वो पंजों के बल ज़मीन पे बैठा और झुककर नीचे से चूल्हे का जायज़ा लेने लगा। जेहान, रहने दो। मेरी कार से मेरा टूल बॉक्स ले आओ, डैशबोर्ड में पड़ा होगा। तब तक मैं उसे देखता हूँ। वो जीन्स की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाए, गर्दन नीचे झुकाए, चूल्हे के इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जेहान ही क्या जो कुछ करने की ठान ले, फिर किसी की ना सुने। वो जिहान ही क्या जो कुछ करने की ठान ले, फिर किसी की सुने। इसे मेट्रो में अपने जूते के तस्मे खोलता जिहान याद आया था। इससे मुस्कुराहट दबाकर हाथ पर बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जिहान की छोटी सफ़ेद सी कार हॉस्टल की
सीढ़ियों के आखिरी जीने के सामने खड़ी थी। इसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए बेख्तियार है ने सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं है जितना वो समझती थी, या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तस्वीर यही होता है कि वो हाथ से दौलतमंद होंगे, जबकि जिहान और पप्पू इसके बरक्स मेहनत कश वर्किंग क्लास के अफराद थे। वो वापस आई तो वो छड़ी से ही शुरू हो चुका था और पाइप सॉकेट और पता नहीं क्या-क्या खोले बैठा था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लेब के साथ टेक लगाए खड़ी उसे काम करते दिखती रही। वो दाईं घुटने और बाईं पंजे के बल ज़मीन पे बैठा पाइप के थाने पे पेच कस के कुछ खोल रहा था। टूल बॉक्स उसके पाँव के सामने खुला पड़ा था। चंद सब्र आज़मापल बेटे और फिर वो फातिहाना अंदाज में हाथ जोड़ता हुआ उठा। जी चूल्हा, ये चौथा चूल्हा कोने में है, ये फिक्स कर दिया है, अब ये खुद से नहीं बुझेगा। इसने कहने के साथ ही अमली मुजाहरे के तौर पर चूल्हे को देख जला दिया और फिर चाय की केतली इसी पे रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जहां सिकंदर, ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया तो सबाटी में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है, मगर स्टूडेंट्स करते हैं ना। ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं, और कमरे में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं ना। तो तुम भी अपनी मर्जी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो हंस दी। इसे अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम संबाजी से पढ़े हो, जो इतनी मालूमात है। संबाजी से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट ना चला रहा होता। हम तो आम सी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं माधव। वो जब भी अपनी कम आमदन या काम का ज़िक्र करता है, इसके बजाय मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख़ उदासी सी होती, एक एहसास से कमतरी, या फिर शायद ये इसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केतली उठाई। ट्रे में प्यालियाँ इसने पहले सेट कर रखी थीं। अब वो छलनी रख कर चाय उंडेलने लगी। इस वीकेंड पे डिनर करें साथ। इसने एक झटके से सर उठाया। जरा सी चाय छलनी से धाने से फिसल कर पानी पकड़े इसके हाथ पे गिरी, मगर वो बेहद हैरत बेयकीनी से जिहान को देखे गई। अच्छा अच्छा, नहीं करते, हल्दी से कह दिया। वो जल्दी शर्मिंदा हो गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ठीक है, श्योर, मगर कहाँ। वो जल्दी से बोली। वातवा कुछ गलत ना समझ ले। फिर अपनी जल्दबाजी पे भी खफत हुई। इस्तक़लाल जदीसी में कहीं भी तुम्हें बस टाक्सम पे उतारती है ना। हयान ने इसकी प्याली उठाकर इसे दी तो इसने सर के ज़रा से इस्तेबात के साथ थाम ली। हाँ, वो अपनी प्याली लेकर इसके बिलमुकाबिल स्लेब से टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैं तुम्हें टाक्सम से पिक कर लूँगा हफ्ते की रात 8 बजे, ठीक? ठीक। वो घूंट भरते हुए मुस्कुरा दी। जब वो उसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो वो दोनों को अपने पीछे पाकर बालकनी की बत्ती खुद से जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि वो हौले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जिहान ने पलट कर उसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवा कर, चूल्हा ठीक करवा कर और चाय के 2 कप बनवा कर तुमने बिलाखिर मान ही लिया। बहुत शुक्रिया, अब मैं सुकून से सो सकूंगा। वो गोया बहुत तशक्कुर और एहसान मंदी से बोला था। वो खफ़त से हँस दी। कहा ना सॉरी, सॉरी मुझे भी करनी चाहिए, मगर वो मैं डिनर पे करूँगा। उधार रहा, हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प। मुझे याद रहेगा। ओह! सीढ़ियाँ उतरने लगा और हया सीने पे बाजू लपेटे खड़ी उसे जाते देखती रही। जब उसकी कार नज़रों से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ मुड़ गई। बालकनी की बत्ती बुझ गई। सारे में तारीकी छा गई। डीजे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो ज़ेरे लब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने बैंक के ज़ेरे चढ़ने लगी। तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है, डीजे ने मुस्सूस से अंदाज में तबसरा किया। सो तो है, इसने बिस्तर में लेट कर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही पप्पू का बेटा है ना? डीजे स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। वही शादीशुदा। हाँ, इसके लबों पे दबी दबी सी मुस्कुराहट दर आई। अच्छा। डीजे मायूसी से खामोश हो गई। हया जेरे लब वही धुन गुनगुनाने लगी। बको मत, मुझे साइमन बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझला कर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाए जा रही थी। दरवाज़ा खुला था। इसने धकेला तो वो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज़ के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में बत्ती फैली हुई थी।
چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے جانب پشت کیے چولہا جلا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح تھی، دراز قد، گھنگریالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی سی آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ چونک کر پلٹ لی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا؟ وہ کپڑے سے ہاتھ پہنچتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں۔ ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیرہ جمع کرنے ہیں۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی تو کیا کہتا ہے وہ بے قرار ہوئی۔ نہیں دے گا، جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا۔ اوپر ایک کیورش بھی تھی۔ کیوں؟ اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے بیوقدہ میں۔ پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا اس کی کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا، اور پھر مزید کس کھاتے میں تھے؟ میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ حارث کے علاج پہ لگ گئے تھے، کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس سے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پہ دے مارا۔ وہ نہیں دے گا، میں کیا کروں؟ وہ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور قرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ کرو، ہمارے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں۔ کرتا ہوں کچھ۔ وہ جس شائستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ اس کی سیاہ پیشانی پہ تفکر کی لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا اور جال میں مایوسی واضح تھی۔ وہ مضطرب سے انگلیاں مروڑتی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک نظر بند کمرے کے دروازے پہ ڈالی جہاں ان کا بیٹا سو رہا تھا، اور جھٹک کر واپس سنک کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑے ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈو اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک۔ وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے نیچے سے مڑ کر گھنگریالے ہو رہے جاتے تھے۔ بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا اور وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کی پیٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پہ بھی سنہری سے سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھیں، ٹکنوں سے ذرا سا جھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاری ہے؟ ڈی جے نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپ گلوس کے چند قطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مکس کر کے بولی، کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ۔ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے۔ اچھا۔ وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکنی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کے تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کرتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے؟ بکو مت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پہ بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی۔ ڈی جے منہ پہ ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سنہری کلچ اٹھایا، وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک تہہ کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور استصلاح کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابوظہبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سماجی کا ID کارڈ اندر رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا موٹا بھدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پہ چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گوشتل کا سٹاپ ذرا دور تھا،
اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز سے سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا سے اس کے گیلے گھنگریالے بال کمر پہ اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل سٹاپ کے قریب پہنچے اسے گورسل دور سے مارچی کی گھیت سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن حالے نور تمہیں بہت یاد آئے گی، اور اس پل بے بسی اور دکھ سے اس دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان سکندر کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں سٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پر ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا، مادام سلیمان، ٹاکسم اسکوائر، جہان سکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پیچھے نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس پر ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے کہاں۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ میں پہنچ رہی تھی، لکھنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ میں پہنچ رہی ہوں، لکھنے لگی۔ ذرا سے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر میں ایک دو بار دیکھا بھی مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر صوبیتا جگمگا رہی تھی۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں۔ وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کے چاروں طرف سے گھاس کے ایک گول قطع اراضی نے گھیر رکھا تھا جیسے کسی پھول کی چار پتیاں ہوں، اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پہ پتلی روش بنی ہوئی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان سکندر کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پر۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریکی احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھی، اسے اندازہ تھا وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تاریں جوڑ رہا تھا۔ سیاہ جیکٹ اور جینز میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج کر چلتی اس تک پہنچی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پہ رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پہ دغا دے جاتی ہے، اب بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لو گے، مجھے پتہ ہے، جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشتے تمہیں کتنی دیر لگی، اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی گئی شوفر ڈرون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کہاں سے سیکھ لیا ہے تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا اب یونٹ بند کر رہا تھا۔ نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پہ وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولا۔ میسج؟ جہان نے جیب تھپتھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں، اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ پہ پکڑے فون کو دیکھا، اس پر پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا، اس کے دونوں پیغام وہیں رکے تھے۔ اوہ، بیلنس ختم تھا، تو ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟
कोई ख़ास बात थी क्या? वो कार को लॉक लगा रहा था। तुमने मुझे इस पार्किंग एरिया में डिनर कराना है या किसी मज़ीबी जगह पर? वो बात बदल गई और कंखियों से इसने इस लश-पश चमकती सियाह कार को देखा जो दूर खड़ी थी। इसे किसने भेजा? वो कुछ भी समझने से कासिर थी। अगर ये कार मेरा इतना वक़्त ज़ाया ना करती तो मैं अब तक किसी रेस्टोरेंट में जगह ढूँढ चुका होता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। दोनों साथ-साथ सड़क के किनारे चलते रहे। इस्तिक़लाल स्ट्रीट नामी वो तवील गली ताक़सिम स्क्वायर के साथ ही निकलती थी। वो हफ़्ते की रात थी। सो इस्तिक़लाल स्ट्रीट रोशनियों में नहाई, रंगों और कमकमों से सजी, रौनक किए अरूज पर थी। वहाँ लोग हमेशा की तरह दोनों इतराफ में तेज़ से चलते जा रहे थे। गली की दोनों जानिब चमकते शीशों वाली शॉप्स और रेस्टोरेंट में ख़ासा रश था। वो आगाज़ में ही दाएं हाथ की कतार में बने रेस्टोरेंट में चले आए। ज़र्द रोशनियों से मज़ीन छत और जगमगाते कानूस से ने रेस्टोरेंट के माहौल को एक ख़राबनाक सा तासर दे रखा था। इस कोने वाली खाली मेज़ के सामने रखे स्टैंड पे हया ने अपना कोट लटकाया और कुर्सी खींचकर जिहान के मुकाबिल बैठी। ज़र्द रोशनियों में इसके फ़्रॉक के सुनहरे सिक्के चमकने लगे थे। इसने दाएं बाजू में सुनहरी कड़ा पहन रखा था और अब वो कोनी मेज़ पर रख कर बाएं हाथ की उंगलियों से कड़े को घुमा रही थी। सुनहरी क्लच और मोबाइल इसने मेज़ पर रख दिया था। ऑर्डर मैं करूँ या तुम? दावत तुम्हारी तरफ से है, सो तुम करो। इसने ज़रा से शाने उचकाए। जिहान ने मुस्कुरा कर सर को खम दिया और मेन्यू कार्ड उठाकर नमाक से पढ़ने लगा। अपनी आदत के मुताबिक वो पढ़ते हुए निचले लब को दांत से दबाए हुए था। हया ने कतरे बेचैनी से पहलू बदला। इस्तिक़लाल जदीसी में कितने ही लोगों ने मुड़ मुड़ कर इस यूनानी देवियों के से सिंगार वाली लड़की को सताईस से देखा था, मगर यह अजीब शख्स था। कोई तारीफ नहीं, कोई इजहार नहीं, इतनी लाताल्लुक़ की बेखबरी, वो भी इस शख्स की जो एक नज़र में सारे मंजर का बारीक बेनी से जायज़ा ले लिया करता था। इसे अपनी सारी तैयारी रायगां जाती महसूस हुई। ऑर्डर कर चुकने के बाद वो मेज़ पे कोनियाँ रखे दोनों हाथ आपस में फंसाए हया की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो ज़रा सा मुस्कुराया। तुमने मुझसे इस रोज़ पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे ड्रोम ब्लॉक क्यों आया था? मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता था। इसके हल्के से भूरे शर्टीले स्याह बाल 9 उम्र लड़कों की तरह माथे पर सीधे कटे हुए थे और अमूमन वो हल्के-हल्के गीले होते थे। पुरकशिश आँखों में एक नरम धीमा सा तासुर लिए वो अब इतना कम गो और मुहतात नहीं लगता था जितना पहले दिन लगा था। ज़ाहिर है किसी काम से ही आए होगे। मुझसे मिलने या बाख़ुसूस आओ ये तो ज़ाहिर ज़रा मुश्किल ही है। तुमसे मिलने बिलख़ुसूस ही आया था और इसके लिए मम्मी को पाकिस्तान फ़ोन करके फ़ातिमा आंटी से तुम्हारे ड्रोम का नंबर पूछना पड़ा था, वरना तुमने हमें एड्रेस तक नहीं दे रखा था। और ये बात तो अम्मा ने उससे कल ही फ़ोन पे बता दी थी, मगर लम्हे भर को इससे सोचा कि ढूँढने वाले तो बिना पते के भी ढूँढ लेते हैं, जैसे वो सफ़ेद गुलाब हर जगह उसे तलाश कर लेते थे। तो फिर आप क्यों आए थे मुझसे मिलने? बस यूँ ही, मुझे लगा था कि तुम इस रोज़ इस्तिक़लाल स्ट्रीट में मुझसे ख़फ़ा हो गई थी। अच्छा, तो आपने मुझे इस दिन पहचान लिया था। हो सकता है वो मेरी शक्ल की कोई और लड़की हो और वो जल्दी भुला देने वालों में से नहीं थी। सो बड़ी हैरत से कड़े को उँगलियों में घुमाती हुई बोली थी। एक बात अभी क्लियर कर लेते हैं हया। कदरे आगे को होते हुए संजीदगी से बोला। मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं लंबी-लंबी बातें नहीं कर सकता। मैं प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ, ऐसा आदमी जिसको फ़िक्र माश हमेशा घेरे रखती है। मेरे पास बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री नहीं है। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ जिसकी मलकियत मेरी अपनी नहीं है। मैं कई सालों से इस रेस्टोरेंट की किस्तें अदा कर रहा हूँ जो कि पूरी ही नहीं हो रही। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान रखती है। वो कर्द लड़की जो इस दिन मेरे साथ थी, वो मेरे रेस्टोरेंट की इमारत की ओनर है और हमारे दरमियान इस वक्त यही मसला ज़ेर बहस था जब तुम वहाँ आई। हया, इस दिन मैं इतना परेशान था कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो मेरी प्रॉपर्टी ज़ब्त करने की बात कर रही थी और अगर मैं इसकी रकम अदा ना कर पाया तो वो ऐसा कर भी कर गुजरेगी। इसी परेशानी में मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर डेट। मगर अपनी तमाम परेशानियों में भी मुझे अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास है और मैं अब भी खफ़ा हो इस बात पे। वो कदरे तौक़ुफ़ से बोला। नहीं, मैंने तुम्हें तब भी माफ़ कर दिया था जब तुमने किचन के सारे बर्तन धोए थे और चूल्हा फ़िक्स करके दिया था। वो बेख्तियार हंस पड़ा। मगर वो जिंजर ब्रेड हाउस मुझ पे उधार है। इससे पहले कि वो कुछ कहती वेटर इसकी तरफ आया था। मैडम सुलेमान,
हया ने चेहरा उठाकर देखा और लम्हे भर को पत्थर की हो गई। वेटर एक सफ़ेद गुलाबों का बुके मेज़ पर रख रहा था। ये आपके लिए। साथ ही उसने 2 रुपया तय किया हुआ कागज़ हया की तरफ बढ़ाया। लीजिए मादाम। हया जो साकित निगाहों से गुलदस्ते को देख रही थी, चौंकी और मुस्तरब से अंदाज में वो कागज़ थामा। इसके कदमों से जान निकल चुकी थी। मुअद्दब सा वेटर वापस पलट गया। इसने कँपकँपाती उंगलियों से कागज़ की तहें खोलीं। बेशतर कागज़ की ऐन वसत में अंग्रेज़ी में तेन से तूर लिखी हुई थी। मेरी कार में सफ़र करके आने का शुक्रिया, लेकिन असूलन मुझसे लिफ्ट लेने के बाद आपको डिनर भी मेरे साथ करना चाहिए था, ना कि अपने कज़िन के साथ। फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जहान कागज़ होठों के साथ लगाए घूंट-घूंट पानी पीता बल्कि सुखेड़े इसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। कौन भेजता है तुम्हें ये सफ़ेद फूल? वो ख़ासा सर्द लहजे में बोला तो हया ने चौंक कर सर उठाया। चंद लम्हे बेशतर किए गर्म जोशी जेहान की आंखों में मफकूद थी। इसके चेहरे पर ज़मानों की अजनबियत और खाई छाई थी। पता नहीं, और उसे कैसे इल्म हुआ कि हम रेस्टोरेंट में हैं? इसका लहजा चुभता हुआ था। वो खाली-खाली निगाहों से उसे देखे गई। कोई जवाब बन ही नहीं रहा था। दिखाओ। इसने हाथ बढ़ाया और अब हया के पास कोई रास्ता नहीं था। इससे कमज़ोर हाथों से वो कागज़ जेहान के हाथ पे रखा। जैसे-जैसे वो तहरीर पढ़ता गया, उसकी पेशानी पे शिकनें उभरती गईं, रगें तन गईं और लब भिज गए। तुम किसकी गाड़ी में टैक्सी में आई हो? इसने निगाह उठाकर हया को देखा और वो एक निगाह में समझ गई थी कि वो एक मशरक़ी मर्द था। ताया फुरकान अब्बा और रुहेल की तरह का मशरक़ी मर्द। वो मैं समझी वो तुम्हारी कार और ड्राइवर है। मैं समझी तुमने ड्राइवर भेजा है। मेरा ड्राइवर? कब देखा तुमने मेरा पास ड्राइवर? इसने तनफर से कागज़ को मुट्ठी में मरोड़ दिया। मैं समझी। और इसने कहा, तुम्हारा नाम लिया तो इसने ये कहा कि इसको मैंने उसे भेजा है? इसने दो टोक अंदाज में पूछा। हाँ, नहीं, यानी कि नहीं। इसने नहीं बताया कि इसे किसने भेजा है। और तुम इसके साथ बैठ गई। हया, तुम यूँ किसी की गाड़ी में भी बैठ सकती हो? मैंने कहा ना, मैं समझी तुम्हारी कार थी। बेबसी के मारे अब उसे गुस्सा आने लगा था। बेकसूर होते हुए भी उसे अपना मुजरिम लग रहा था। मेरे पास तुमने दूसरी कार कब देखी? अगर तुम्हें मुझ पर इतनी बेएतबारी है तो मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। इस नैपकिन नोच फेंका और कुर्सी धकेल कर उठी। जो शख्स ये हरकत करता है वो मुझसे पूछ कर नहीं करता, ना इसमें मेरा कोई कसूर है। अगर तुम मुझ पर इतना ही बुरा समझते हो तो ठीक है, यहाँ अकेले बैठो, अकेले खाओ और अकेले रहो। इसने क्लच यूँ हाथ मार कर उठाया कि कर्सिल का गुलदान मेज़ से लुढ़क कर नीचे गिरा। छना की आवाज़ आई और वो कुर्सियों में पट गया। जेहान शायद इसके लिए तैयार नहीं था, मगर वो इसके तासुरात देखने के लिए रुकी नहीं। वो तेज़ी से मेज़ की एक तरफ से निकली। वो तेज़ी से मेज़ की एक तरफ से निकली, स्टैंड पर लटका कोट कॉलर से पकड़ के खींचा और तेज़ से चलती हुई बाहर निकल गई। अगर वो इसके पीछे आना भी चाहता तो अभी जो नुकसान वो करके गई थी उसे पूरा करके ही आता, और इस कार्रवाई में उसे जितने मिनट लगते इतनी देर में वो इससे दूर जा चुकी होती। इस्तिक़लाल स्ट्रीट में लोग इसी तरह चल रहे थे। वो इस रश के दरमियान ही में कहीं थी। इसने कोट नहीं पहना, बाजू पे डाल दिया और दोनों बाजू सीने पे लेपेटे वो तेज़-तेज़ कदम उठाती चली जा रही थी। आँसू मुतवातिर इसकी आँखों से गिर रहे थे। वो इसके पीछे नहीं आया, और अगर आया भी तो इस शोर और रश में ना उसे देख पाई, ना ही इसकी आवाज़ सुन पाई। बस इसी तरह चलती रही। इस्तिक़लाल स्ट्रीट का आखिरी किनारा मुड़कर वो टाक्सिम स्क्वेयर में दाखिल हुई और बिल्कुल सीध में चलती हुई टाक्सिम पार्क की तरफ बढ़ गई। तारीख पार्क के एक कोने में वो संगी बेंच वीरान पड़ा था। वो गिरने के अंदाज में इस पे बैठी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट-फूट कर रोती। अना खुददारी, इज़्ज़त-ए-नफ्स और अपनी ज़ात के वक़ार के वो सारे असबाब जो वो हमेशा खुद को पढ़ाती और याद दिलाती रही थी, आज वो ज़िल्लत के साथ चकनाचूर हुए थे। वो शख्स कब इसको यूँ ज़लील नहीं करता था, यूँ बेमोल बेवक़्त नहीं करता था। उसे एक मौका भी याद न था। हमेशा हर दफ़ा वो यही करता था, या फिर ऐसा हो जाता था। आखिर कब तक यूँ चलेगा? बहुत गिरा लिया इसने खुद को, बहुत झुका लिया, बहुत मोल कर लिया। अब वो मज़ीद नहीं झुकेगी, अब उसे रुकना पड़ेगा। बस आज ये तय हो गया। इसने बेदर्दी से आँखें रगड़ते हुए सोचा। फिर इर्द-गिर्द फैली रात को देखा तो वो वापसी का ख़्याल आया। इसने गोद में रखा सुनहरी क्लच खोला ताकि मोबाइल निकाल सके, मगर मोबाइल तो इसमें पूरा ही नहीं आता था। वो तो इस मेज़ पे रखा था और
वो कोट उठाए बाहर भागी, अपना तुर्की वाला भद्दा मोबाइल वो रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी। इसे हर हालत में मोबाइल वापस उठाना था, शायद रेहान से सामना हो या ना हो। चंद मिनट बाद वो हाँफती हुई वापस क्लास स्ट्रीट में रेस्टोरेंट का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई तो कोने वाली मेज़ खाली थी। वो इधर-उधर दौड़कर इस मेज़ तक गई और इधर-उधर चीज़ें उठा-उठा कर मोबाइल तलाशा, मगर वो कहीं नहीं था। कर्टिसल के टूटे गुलदान की किरचियाँ भी अब फर्श से उठा ली गई थीं। "प्रॉब्लम मैडम?" वो आवाज़ पे पलटी तो वही बावर्ती वेटर, जिसकी नाक पे मोटा-सा तिल था, मुतफ़िक्र सा खड़ा था। "वो बुके इसी ने ला कर दिया था। मेरा मोबाइल था इस मेज़ पे।" वो परेशानी से घुंघराली लटें कानों के पीछे अरसते हुए बोली और मेज़ पे चीज़ें फिर से इधर-उधर करने लगी। "जी हाँ, पड़ा था, मगर जब आप गुलदान गिरा कर गईं, तो आपके साथ जो साहब थे, इन्होंने वो मोबाइल रख लिया और मुझे कहा था कि अगर आप आएँ तो मैं बता दूँ कि वो फ़ोन इन्हीं के पास है।" वेटर ने टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में बताया। "ओह अच्छा।" इसके तने हुए असाब ढीले पड़ गए। मिलने का एक और बहाना। वो चला गया। जी, वो बिल्कुल पे वो वो बिल पे करके फ़ौरन आपके पीछे बाहर दौड़े थे। आपको नहीं मिले? नहीं, शुक्रिया। वो फूलों के मुतल्लिक़ कुछ पूछने का इरादा तय करके बाहर निकल आई। इस्तिक़लाल स्ट्रीट पे कदम रखते हुए इसने कोट पहन लिया। अब उसे काफ़ी देर तक टाक्सिम स्क्वेयर पे गौरसिल के इंतज़ार में बैठ